गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग और थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ये डिफ़ाइन करता है कि अगर हम किसी भी डिसीज़ या इलनेस को क्योर करने के लिए कोई भी ड्रग हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं, तो हमें ये इंश्योर होना चाहिए कि जो भी ड्रग हम किसी भी पर्टिकुलर इलनेस या डिसीज़ में दे रहे हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव है और उस ड्रग की बेनिफिशियल एक्शन या थेरेप्यूटिक इंडेक्स कितना इफ़िशिएंट है। और ये भी रिफ़र करता है कि हम उस ड्रग को कैसे इफ़ेक्ट को कैसे मेज़र कर सकते हैं, किसको कैसे इंटरपोलेट कर सकते हैं ड्यू टू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेजरमेंट। पर्पस मेन ये होना चाहिए कि जो पेशेंट ड्रग ले रहा है किसी भी डिसीज़ या इलनेस को एज अ थेरेपी जो उसका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जो क्लिनिकल आउटकम, जो उसका क्लिनिकल बेनिफिट या थेरेप्यूटिक बेनिफिट जो है उसका कम निकल के आना चाहिए मैक्सिमम। और ये भी इंश्योर करना चाहिए, ये भी इंश्योर होना चाहिए कि जो मिनिमाइज़ कैसे करना है उस, अगर उस ड्रग का कैसे मिनिमाइज़ करना है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को। नेक्स्ट, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ये कहता है कि जो भी हम डोज रेजिमेन सेलेक्ट कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, उसको हम मेज़र कर सकते हैं बाय ड्यू टू ब्लड कंसंट्रेशन पर एक पर्टिकुलर रेंज के अंतर्गत। ऑप्टिमल ड्रग थेरेपी का अगर हम जो किसी भी डिसीज़ या इलनेस के लिए दे रहे हैं उसका ऑप्टिमम या मैक्सिमम इफ़ेक्ट किस वजह से हो सकता है, उसका 3 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि उस ड्रग की जो हमें डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट को होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि मैक्सिमम इफ़ेक्ट उस डोज के अंतर्गत होना चाहिए, पर ड्यू टू शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। ये नहीं कि कोई भी ड्रग दिया इफ़ेक्ट उसका काफ़ी देर बाद हो रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो उसका एक्शन या बेनिफिशियल एक्शन पेशेंट के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, पर टाइम ड्यूरेशन भी शॉर्टर होना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि जो ड्रग एज अ थेरेपी हम दे रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट्स को एज अ डोज रेजिमेंट बनाकर या करके, तो उस ड्रग की टॉक्सिसिटी भी हमें मेज़र करनी चाहिए और उस ड्रग की टॉक्सिसिटी कम से कम होनी चाहिए। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग वहाँ पे यूज़फुल है जहाँ पे जिस ड्रग की, अगर हम बात करते हैं उस ड्रग की जहाँ पे उस थेराप्यूटिक जो इंडेक्स है वो नैरो हो। दूसरा, वो ऐसी ड्रग जो प्रोटीन बाउंड हो ज़्यादा। तीसरा ये है कि वो लायबल हो किसी भी ड्रग से इंटरेक्ट होने के लिए। तीसरा जो है, जो मेटाबोलाइट होने के बाद उस ड्रग की क्या टॉक्सिसिटी हो रही है, में ये यूज़फुल वहीं पे होगी जहाँ पे ये चारों चीज़ें बताया मैंने कि अगर किसी भी ड्रग की थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो हो या कम हो। दूसरा, अगर कोई भी ड्रग किसी प्रोटीन बाइंड हो। दूसरा, वो ड्रग किसी भी दूसरी ड्रग से लायबल हो किसी भी तरीके से इंटरेक्ट होने के लिए। या चौथा यह होना है कि किसी मेटाबोलाइट होने के बाद वो टॉक्सिक इफेक्ट करे। ये चारों चीज़ को मिनिमाइज अगर कोई भी ड्रग कर रही तो उसको हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के थ्रू उसको मिनिमाइज़ करके उसके इफ़ेक्ट को वो मॉनिटर करते हैं, इवेलुएट करते हैं या इंटरप्रिटेट करते हैं, ताकि किसी भी पेशेंट या किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट को हम एज अ ड्रग जो थेरेपी किसी भी इलनेस या डिसीज़ के थ्रू के लिए दे रहे हैं उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट के अंदर होना चाहिए। पर अगर हम किसी पेशेंट को इंडिविजुअल ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या मॉनिटर कर रहे हैं या ड्रग थेरेपी दे रहे हैं तो एज अ डोज रेजिमेंट देना चाहिए, ताकि उस डोज का एक पर्टिकुलर इफ़ेक्ट किसी भी पेशेंट के अंदर आना चाहिए। और हमारा मेन मोटिव यह है कि किसी जो भी ड्रग एज अ थेरेपी हम दे रहे हैं उसको इवेलुएट करना, इंटरप्रेट करना और उस ड्रग की मैक्सिमम बेनिफिशियल एक्शन किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट के अंदर आना, और एडीआर जो है मतलब साइड इफ़ेक्ट्स उस ड्रग का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट का क्या रोल है इन ड्रग थेरापेटिक मॉनिटरिंग।
इसमें सबसे पहला, अगर किसी थर्ड ड्रग थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग को अगर स्मूथली या एफिशिएंट रिलायबल तरीके से अगर रन करना है तो वहाँ पे टीम वर्क बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे टीम वर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टीम वर्क हमारी हैं नर्सेस, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट एंड टेक्निकल स्टाफ। ये अगर इन सब में आपस में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन एक तरीके से होगा तो कोई भी ये जो ड्रग मॉनिटरिंग थेरेपी जो इंटरेक्ट है वो आसानी से रन कर सकता है और इसको हम अपने आसानी से इसको इवेल्युएट करके इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है फार्मासिस्ट ही ये मेडिकल स्टाफ को अप्रोप्रिएट एडवाइस करता है कि किस टाइम पे किस ड्यूरेशन पे हमें ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग करनी है और कैसे करनी है और उसके रिज़ल्ट को कैसे हमको इंटरप्रिटेट करना है और कैसे उसको मॉनिटर करना है। ये पूरी ड्यूटी जो है एज अ फार्मासिस्ट का रोल होता है कि आपस में कोऑपरेट करके सभी स्टाफ के साथ उस ड्रग की कैसे उस ड्रग को इंडिविजुअल पेशेंट को ड्रग देनी है और उस ड्रग को कैसे इंटरप्रिटेट करके उसको मॉनिटर करना है। ये पूरा ड्यूटी एज है फार्मासिस्ट की। ये एक ड्यूटी ये भी है कि ये भी एक दिमाग में रखना है, ये भी एक रखना है कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो ड्रग रेजिमेन को अफेक्ट करते हैं। उस चीज़ को भी फार्मासिस्ट को अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करना है। वो सारे फैक्टर्स हैं, ये हैं कि एज है, सेक्स है, बॉडी वेट है, रेस है, मेटाबॉलिज्म स्टेटस है, रीनल फंक्शंस हैं, प्लाज्मा एल्बुमिन कंसंट्रेशन है। ये सारे पैरामीटर्स को इवेलुएट करना है। उस हिसाब से ही ड्रग को रेजिमेंट को डिसाइड करना है कि किस कंसंट्रेशन में किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट को हमें ड्रग देके किसी भी डिसीज़ या इलनेस में हम ड्रग जो दे रहे हैं उसको कैसे कितनी डोज कैसी कंसंट्रेशन में ड्रग देना ताकि हम उसको आसानी से इवेलुएट कर सकें, इंटरप्रिटेट कर सकें। नेक्स्ट ये है कि जो हम डोज रेजिमेंट एडजस्ट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स पे अकॉर्डिंग, वो पूरा उस बेसिस पे होता है कि पेशेंट का क्या क्लिनिकल रिस्पांस आ रहा है। उस पेशेंट का क्या क्लिनिकल रिस्पांस आ रहा है तो उस हिसाब से हम किसी भी पेशेंट के लिए डोज रेजिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं उसके थेराप्यूटिक ड्रग रिजल्ट्स के आने के बाद। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आने के भी कई जगह चांसेस होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड जो रिज़ल्ट आने के वो होता है नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि पेशेंट जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि किस तरीके से ड्रग को लेना है, कैसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, अगर पेशेंट उन सारी इंस्ट्रक्शन को फार्मासिस्ट के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करता है तो वो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट के आने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नॉन कंप्लायंस के बाद दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि उस ड्रग की बायोलिटी क्या है, बायोलिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तीसरी ये भी हो सकता है कि ड्रग देने में क्या कुछ मेडिकेशन एरर्स भी हो सकते हैं। उस ड्रग का दूसरे ड्रग से क्या इंटरेक्शन हो सकता है, वो भी पैरामीटर्स हैं जो रिज़ल्ट आने के लिए अफेक्ट करते हैं। कभी कभी जो हम थेराप्यूटिक रिज़ल्ट चाहते हैं वो ना आगे अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आते हैं। क्योंकि पहला रीज़न मैंने ये बताया कि पहला रीज़न ये है कि नॉन कंप्लायंस, पेशेंट पूरी तरीके से उस इंस्ट्रक्शन को उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उस तरीके से मेडिकेशन को ले नहीं रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि उस ड्रग की बायोलिटी क्या है। तीसरा ये है कि मेडिकेशंस एरर भी होने के चांसेस कभी कभार हो जाते हैं। और फिर है कि किसी भी ड्रग का इंटरेक्शन हो सकता है कि उस ड्रग इंटरेक्शन से उस ड्रग की इफ़िकेसी कम हो जाती है जिसकी वजह से जो क्लिनिकल आउटकम आना चाहिए या बेनिफिशियल एक्शन किसी भी पेशेंट के अंदर आना चाहिए वो कभी कभार नहीं आती।
नेक्स्ट फैक्टर ये है कि अगर कोई भी पेशेंट हीमोडायलिसिस की केस की बात करता हूँ तो उन पेशेंट के लिए भी अलग से डोज रेजिमेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि उन पेशेंट में ड्रग को फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा डोज पे ज़्यादा कंसंट्रेशन पे डोज नहीं दे सकते, क्योंकि उस डोज को वो आसानी से फिल्टर नहीं कर सकते, उस क्रीट नहीं होता, तो जिसकी वजह से ड्रग टॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हीमोडायलिसिस के केस में ये भी इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी पेशेंट अगर हीमोडायलिसिस में है तो उस ड्रग को कि डोज रेजिमेंट सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि ना कि ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में डोज देनी चाहिए, एक मिनिमम कंसंट्रेशन में डोज हो, ताकि कि वो ड्रग आसानी से फिल्टर होकर एक्सक्रीट हो सके। क्योंकि अगर डोज कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो फिल्टर नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो ड्रग ब्लड में रहेगी और टॉक्सिसिटी को इंड्यूस करेगी और पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। नेक्स्ट है मेडिकेशन चार्ट रिव्यू। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की होती है कि जो भी मेडिकेशंस ऑर्डर हैं उसको अप्रोप्रिएट तरीके से उसको हैंडल करना। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी मेडिकेशन काउंसलिंग हम फार्मेसी के द्वारा किसी पेशेंट को दी जा रही है, काउंसलिंग का मतलब ये है कि पेशेंट को ड्रग से रिलेटेड, उसके डिसीज़ से रिलेटेड, उसके इलनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर फार्मासिस्ट के द्वारा किसी भी पेशेंट को दी जाती है, उसको हम पेशेंट काउंसलिंग कहते हैं। पेशेंट काउंसलिंग के थ्रू ये भी हम बता सकते हैं कि उस ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग का क्या क्लिनिकल रिस्पांस हो सकता है, उस ड्रग का क्या एडीआर भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ये पूरी जानकारी वे किसी भी पेशेंट को देने की या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट की होती है कि पूरी तरीके से किसी भी पेशेंट को इंश्योर करना। फार्मासिस्ट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेडिकेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जैसे एग्जांपल हम मेडिकेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो किसी भी डिसीज़ या किसी भी इलनेस की बात कर रहे हैं, उसको हैंडल करके उसके सिचुएशन को इंडिविजुअल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, ताकि जो भी सॉल्यूशन है उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन का निकाल के पेशेंट को आसानी से उसको इंडिविजुअल टैकल करना, उसकी प्रॉब्लम को हैंडल करना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या सारा फंडामेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये फार्मासिस्ट की होती है। इसमें मेडिकेशन चार्ट रिव्यू का मतलब यही होता है कि एक पहला की मेडिकेशन ऑर्डर पूरी तरीके से तैयार करना फार्मासिस्ट के द्वारा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा ये है कि अगर किसी भी पेशेंट को हम मेडिकेशन दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसको पूरी तरीके से काउंसलिंग करना, पेशेंट काउंसलिंग करना, उसकी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के रिज़ल्ट को इवेलुएट करना और उसके एडीआर को ऑर्गेनाइज करना। तीसरा है कि इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के बाद जो भी मेडिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको डायग्नोस करके, उसको कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को, उसके रिज़ल्ट को इंटरप्रिटेट करना।